Hello everyone. So now we are moving forward to our second lecture of the module third, in which we will study different type of values. Before starting this previous lecture में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि वैल्यूएशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने जान ली थी. इसके बाद हमने पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, इसके अलावा इनकम में जितने सारे नेट इनकम या ग्रॉस इनकम, इनकम से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपकी इनकम की थी वो भी हमने सीख ली. इसके अलावा साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू डिटेल में पढ़ लिया और इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस भी निकाल लिया. Now we are moving forward towards our next topic, which is capitalized value. So basically it is defined as the amount of money whose annual interest at the highest prevailing rate will be equal to the net income received from the property. To calculate the capitalized value, it is necessary to know highest prevailing on such properties and income from the properties. मतलब ये है कि किसी भी एक प्रॉपर्टी को आपने मान लीजिए रेंट पे दिया, या उस प्रॉपर्टी से आप ओवरऑल नेट इनकम कितनी निकाल रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, उससे आप ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप 1 लाख रुपए बचा रहे हो, या फिर उसको रेंट पे दे के या कैसे भी करके उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं. तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज ऑल अबाउट द amount of money whose annual interest at the highest prevailing rate will be equal to the net income received from the property. मतलब कि कुछ ना कुछ उस पर रेट होगा जो कि एनुअल वो प्रॉपर्टी आपकी या एसेट जो आपका है वो ओनर को मिल रहा होगा. ओके, so here is an example performed here in which we can say that calculate the capitalized value of a property fetching a net annual rent of 25,000 and the highest rate of interest prevailed being 7%. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 8% है जो कि गिवन है. सो नेट एनुअल रेंट कितना हो गया आपका 25,000 जो कि गिवन है क्वेश्चन में. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है. in order to get the annual interest equal to the net annual rent of 25,000, so which is gives that rate of interest divided by 100 into x. x आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही होगी. सो x जो आपका आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 3,12,500. कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेट एनुअल इनकम मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स परचेज. ठीक है, जो कि आपको ईयर परचेज का फॉर्मूला बताया था उससे निकाल लेंगे आप. सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू को समझाने का. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू our next topic, which is obsolescence. So in which the language states that the value of property decreases if its style and design are outdated, rooms not properly set, thick walls, poor ventilation, etc. The reason of this is fast changing techniques of construction design ideas leading to more comfort, etc. ऑब्सोलेसेंस ये हो गया कि मान लीजिए आउटडेटेड हो गई बिल्डिंग आपकी, वो पुराने जमाने की बनी हुई है और अभी जो है उसमें, अच्छा पुराने जमाने नए जमाने से यहाँ पे मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग है वो ओल्ड फैशनड है या फिर पुराने जमाने के हिसाब से डिजाइन है, बट जैसे जैसे टेक्निक्स बदल रही है कंस्ट्रक्शन की, वेंटिलेशन प्रॉपरली देने के लिए और भी कई सारी टेक्निक्स आ गई हैं, या मटेरियल उसका जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, इस तरीके की जितनी भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जितनी भी इम्प्रोवाइज होंगी, तो उससे क्या होता है आपकी प्रॉपर्टी का रेट कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है. ठीक है, उससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज होती है कि वो आउटडेटेड होगी. ये आपका ऑब्सोलेसेंस. Next topic is market value. So basically the market value of the property is the amount which can be obtained at any particular time from the open market. If the property is put for sale, the market value will differ from time to time according to the demand and supply. मार्केट वैल्यू ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई एक एसेट है आपका या प्रॉपर्टी है, वो जैसी आपने ये कहा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी हमें सेल करनी है, तो वो जो पहला रेट खुलेगा या जो भी मार्केट आपकी होगी जहाँ पे वो एसेट आपका सिचुएटेड है, उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी पहली वैल्यू आएगी वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी. ये डिफर भी कर सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, या फिर उसकी लोकेशन के बेसिस पे भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. ओके, उसके बाद है आपका बुक वैल्यू. बुक वैल्यू इज द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलाउइंग नेसेसरी डिप्रिसिएशन.
द बुक वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलरली ईयर इज द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू द प्रीवियस ईयर। ये कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन ये हो गया कि जो आपकी हर साल आपके एसेट की वैल्यू घट रही है, क्योंकि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ डिफिशियंसी आती रहती है, जिसकी वजह से उसका रेट कम होता जाता है। तो बुक वैल्यू ये हो गई कि डिप्रिसिएशन अगर आप ओवरऑल वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये मार्केट वैल्यू हो गई हमारी और ये बुक वैल्यू हो गई। ओके, now we are moving forward to the topic the difference between market value and book value, कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या फर्क होता है। सो मार्केट वैल्यू का पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है कि वैल्यू इज फिक्स्ड बाय द परचेजर, ठीक है। बुक वैल्यू में होगा वैल्यू इज फिक्स्ड बाय द डिप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू में ये आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर एसेट की, वो परचेजर जो है, जो खरीदार होगा, वो फिक्स करेगा। बट बुक वैल्यू में ऐसा नहीं है, वो डिप्रिसिएशन के बेसिस पे फिक्स होगी। मार्केट वैल्यू इज हायर ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ईयर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स। मार्केट वैल्यू जो आपकी होगी वो प्रॉपर्टी की, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पूरी कंस्ट्रक्शन करवाई, बट मार्केट उस जगह पे थोड़ा सा और अगल बगल आपके उसके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी चीजें बन गई जिससे उसकी वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ गई, तो मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ गई यहाँ पे। बुक वैल्यू में ये हो जाएगा कि बुक वैल्यू कैन नॉट बी हायर ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ईयर्स इवन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स चाहे जो भी रहे, बुक वैल्यू आपकी उस प्रॉपर्टी की सेम ही रहेगी, ठीक है। द थर्ड पॉइंट ऑफ द मार्केट वैल्यू स्टेट दैट वैल्यू में बी कांस्टेंट फॉर अ पीरियड, मतलब कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी एक एसेट की, वो कांस्टेंट रह सकती है। वैल्यू कैन नॉट बी कांस्टेंट अदर देन देयर इज अ ग्रेजुअल फॉल, मतलब बुक वैल्यू जो आपकी होगी डे बाय डे वो डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है। मार्केट वैल्यू का नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आप मार्केट वैल्यू निकलवा सकते हैं। बट बुक वैल्यू दिस कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लैंड और मेटल आर्टिकल्स लाइक स्टील, कॉपर और गोल्ड। ये मार्केट वैल्यू तो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है, बट बुक वैल्यू आपकी स्पेसिफिकली सब चीजों के लिए नहीं हो सकती। बेसिकली उस चीजों के लिए नहीं, कतई नहीं हो सकती जहां पे लैंड या फिर मेटल आर्टिकल्स, स्टील, कॉपर या गोल्ड, इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द these difference states that market value is considered for the valuation and the book value is considered for the account book of a company। मार्केट वैल्यू ये होती है कि वैल्यूएशन के लिए आप लगवा सकते हैं कि हाँ भाई इस एसेट की वैल्यू कितनी है, बट बुक वैल्यू क्या होगी, ये कंपनी के डेटा की रहती है कि हमारी एसेट की कीमत कितनी बची है। डिपेंड्स ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट वैल्यू डिमांड और सप्लाई की, हाँ उस वक्त उस पर्टिकुलर प्लेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे आप कैसे कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड बुक वैल्यू डजंट वेरी ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई का बुक वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस था मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है आपके मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पूरा डिफरेंस डिटेल में आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है एन्युइटी। सो बेसिकली एन्युइटी होता क्या है, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे लग रहा है एनुअल के टर्म में कोई चीज होगी यहाँ पे, ठीक है। सो लैंग्वेज क्या इसकी बोलती है, इट इज डिफाइंड एज द रिटर्न ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। It is the annual payment of for the repayment of the capital amount invested by a party. These annual payments are made at a beginning or end of a year, usually for a specific number of years. आप इसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी ने या आप किसी एक इंडिविजुअल ने सर्टेन अमाउंट एक इन्वेस्ट किया कि हाँ भाई आप कंस्ट्रक्शन करवाओ, इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर मंथली इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए। मान लीजिए किसी ने एक 1 CR इन्वेस्ट किया, तो एट एंड उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा कि 1 CR उसने
या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसको एट एंड कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए होगी या कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा. सो एन्युइटी इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फिनोमेना. एन्युइटी में कुछ फर्दर टॉपिक्स आएंगे लाइक एनुअल सर्टेन, एन्युइटी सर्टेन, एन्युइटी ड्यू, डिफर्ड एन्युइटी एंड परपेचुअल एन्युइटी. इसको हम पढ़ते हैं अभी. Annuity certain, if the amount of the annuity is paid for the definite number of years, the lesser the number of year, higher the annuity and vice versa. मान लीजिए ये है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कुछ किया हुआ है और वो 10 लाख रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट किए या 1 करोड़, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो अगर आप 1 साल के लिए दोगे तो उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिट लेगा. हमें मान लीजिए ज्यादा लेगा वो प्रॉफिट. अगर वही 1 CR आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आप एनुअल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कम होता जाएगा. ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है. एन्युइटी ड्यू, if the amount of annuity is paid at the beginning of each period or year and payments are continued for the definite number of periods. ये है कि आपका स्टार्ट होने से पहले ही आप जो आपका टर्म है या टेन्योर है उसके स्टार्ट होने से पहले ही आप जो प्रॉफिट है वो सारा पे करे दे रहे हैं. तो एन्युइटी ड्यू ये आ जाएगा कि वो आपको पहले देना है. उसके बाद आपका आता है डेफर्ड एन्युइटी, इफ द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एन्युइटी बिगिंस एट द फ्यूचर डेट आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स. डिफर्ड एन्युइटी ये होगी कि आपने 10 लाख रुपए या 1 करोड़ जितना भी अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर दिया एक बार एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. जब वो टेन्योर पूरा होगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा. इसको आप बोलते हैं डिफर्ड एन्युइटी. परपेचुअल एन्युइटी, इफ द पेमेंट ऑफ द एन्युइटी कंटिन्यूज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड. मतलब ये हो गया कि बीच बीच में आपने उसका प्रॉफिट ले लिया तो वो परपेचुअल एन्युइटी में आएगा. ओके, सो एन्युइटी इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट पर्पस की. अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है आपका अपना कुछ पैसा तो उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं इसमें. ओके, so annuity means annual payment. The amount of annuity may be paid by 12 months installment, quarterly or half yearly installment. As I discussed earlier कि जो भी एन्युइटी होगी आपकी वो कहीं ना कहीं ऐसे आएगी कि वो आप पर मंथ ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है. तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी या एसेट है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किन किन चीजों पे या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, या फिर वो वैल्यू जो है वो कैसे अफेक्ट होगी या कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी की. ठीक है, सो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं आप, कॉस्ट इज अ फैक्ट, प्राइस इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन. फैक्ट ये हो गया कि जो ओवरऑल, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कॉस्ट वो होगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. वो तो फैक्ट है ये कि इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया या इतना पैसा लग गया पर्टिकुलर एक एसेट को बनाने में. प्राइस इज अ पॉलिसी, ये हो सकता है कि जो उसका प्राइस, जैसे कि बताया था कि कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ लो तो वो उसका प्राइस हो गया. तो प्राइस पॉलिसी की तरह इस तरह से है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के तौर पे, तो जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो आपने उसको सेल आउट कर दिया. सेल आउट करने के लिए जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आपका पॉलिसी की तरह ही है. एंड वैल्यू इज अ ओपिनियन, जो भी उसकी वैल्यू लगाएगा वो तो हर एक की अलग अलग हो सकती है. किसी के हिसाब से वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बट कई जगह ऐसा होता है कि वो कहते हैं नहीं यहाँ पे ये दिक्कत है तो इस वजह से इसकी वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई टेंड टू कॉज द प्राइस टू राइज एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर उस पर्टिकुलर एसेट की बहुत ज्यादा डिमांड में है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा होगा, वैल्यू भी उसकी ज्यादा से ज्यादा होगी. ठीक है, इसी तरह अगर उसकी डिमांड कम है तो उसका वैल्यू भी कम होगी, प्राइस भी कम होगा. Where the supply is highly elastic and quickly adjusts and matches the demand, the rise or the fall in prices will only be marginal. ये कहा जा सकता है कि जब भी उस चीज की डिमांड में या ट्रेंड में है वो चीज, तो उसके लिए ये कह सकते हैं आप कि काफी ज्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है, बट जैसे ही वो डिमांड पूरी हो जाती, सप्लाई बराबर हो जाती, तो एक मार्जिनल कॉस्ट ही आपकी एज अ प्रॉफिट निकल के आती है, जो कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू के फैक्टर्स
जो भी उसको अफेक्ट करते हैं इसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अफेक्टेड बाई, जो डिमांड और सप्लाई है पर्टिकुलर उस लैंड की या बिल्डिंग की, वो कैसे अफेक्ट होती है। सो राइज और फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मान लीजिए वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ की प्रॉपर्टी जो होगी वो, यानी कि वहाँ पे डिमांड में है, अब उसकी सप्लाई आपको अगर पूरी करनी है तो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, तो वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट देके जाएगी। स्टेबिलिटी, अब ये जो डिमांड और सप्लाई आपको बताई जा रही है, इसके अलावा इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे ये जस्टिफाई करेंगे कि डिमांड और सप्लाई को कैसे आप इक्वेट कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी, एक्सपेंडिंग बिजनेसेस, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस, न्यू फैक्ट्रीज, मतलब कहीं पे अगर नई फैक्ट्री भी बन रही है तो उस जगह का अर्बनाइजेशन हो रहा है, या वहाँ की प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है वो महंगी ही होगी। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द लाइक विल इंक्रीज द डिमांड फॉर न्यू एंड बेटर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, शॉप्स, ऑफिस एक्सेट्रा, एंड द रेंट विल इन टर्न शो एन अपवर्ड टेंडेंसी। मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस जगह की आप डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी जाहिर सी बात है आदमी महंगी भी प्रॉपर्टी वहां पे खरीद लेगा। ठीक है, तो इससे भी आपकी जो वैल्यू होगी वो अफेक्ट होगी। Restriction imposed by local and state authorities affect the supply of land and buildings. Such restrictions may be in the form of development plans, zoning for residential, commercial, industrial areas, curbs on intensity of use of land such as laid down floor space index, building bylaws, urban and land ceiling act, and सो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कई जगह पे कि जैसे एलडीए पूरी ज़मीन एक्वायर कर लेता है, अगर लखनऊ की बात करें तो वो अपनी प्लानिंग खुद करते हैं वहाँ पे कि हाँ उस पर हम इतने सारे फ्लैट्स बनाएंगे या इतने LIG HIG बनाएंगे, उस हिसाब से ओवरऑल वो वहाँ का जो पूरा लैंड होगी उस जगह की, वहाँ को उसी वही यूटिलाइज करके पब्लिक सर्विस के लिए वो यूटिलाइज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी यहाँ पे आपकी जो सप्लाई लैंड और बिल्डिंग की है वो भी अफेक्ट होती है। ओके, व्हेन अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट become more attractive in comparison, the value of land and building get adversely affected। ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एक जगह थी और वहाँ पे हब बन गया किसी चीज का, पर्टिकुलर एक मार्केट प्लेस बन गया ऐसा कि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड चीजें ही मिल रही हैं। इट मीन्स मान लीजिए कहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पूरी बन गई या फिर इस तरीके की चीजें हैं, तो वहां पे भी जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो भी उसका जो वैल्यू होगी लैंड की या प्रॉपर्टी की वो भी अफेक्ट होगी। कंसंट्रेशन ऑफ अवेलेबल इन्वेस्टेबल कैपिटल इन अ फ्यू हैंड्स यूजुअली रिजल्ट्स इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड वाइस वर्सा। ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एक फर्म है जो कि लगातार लैंड एक्वायर करती जा रही है और वहां पे फिर वो अपने मुंह मांगे रेट मांगते हैं कि हाँ इस रेट में ही हम ये चीज बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल लैंड की प्रॉपर्टी को या एसेट की प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। ओके, now the next point is value of land and building tend to rise sharply when inflationary conditions prevail। मतलब ये है कि शेयर रियल एस्टेट का मान लीजिए बिजनेस है वो, जैसे कि अभी आजकल की बात करें तो वो बहुत ही माइनर स्टेज में आ गया है अपनी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है या इस तरीके से, तो प्रॉपर्टी अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो में लेंगे तो वो सस्ती मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह भी आपकी प्रॉपर्टी के जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए तो ये कह सकते हैं कि ज़मीन या फिर लैंड ऐसी है, पहले जो चीज़ 1 CR की थी वो इन्फ्लेशन की वजह से या शेयर मार्केट मान लीजिए डाउन हो गया या इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो वो ये कह सकते हैं कि जो चीज़ 1 करोड़ की थी वो 80 लाख में भी देने को तैयार हो जाएगा आदमी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये
जो वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए एज अ एग्जाम्पल है बस, ठीक है। Proposal for development in civil amenities in a particular locality will enhance the value of vacant plots. On the other hand, declaration of green belts, reservations, possibility of government acquiring land and other such factors will sharply reduce price of land in the affected locality. ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए कहीं पे ग्रीन बेल्ट आ गई या फिर इस तरीके की चीजें आ गई कि गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली उतनी जमीन जैसे एलडीए है, तो वो वहाँ की जो सराउंडिंग्स की जो प्रॉपर्टी होगी, जाहिर सी बात है उसकी भी वैल्यू या प्राइस कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गई होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लॉट सराउंडेड बाय ऑल साइड्स लीविंग नो अप्रोचेस will fetch a lower price as compared to adjoining plots having proper approach. ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए एक कोई प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा अंदर पड़ रही है आपकी, अंदर इन द सेंस रास्ता जो है वहां को जाने पहुंचने का वो बहुत ही पतला है या नैरो है, तो उसका जो प्राइस होगा, पहले तो आपने लिया कि एक प्लॉट हमने बीच में ले लिया, वो आपने खरीद लिया कि आगे फ्यूचर में इस पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके इसको बेच देंगे, बट ऐसा हुआ कि अगल बगल की जमीन किसी ने और एक्वायर कर ली या खरीद ली, तो आपका प्लॉट हो गया अंदर, रास्ता आपको प्रॉपरली वहां पे पहुंचने का मिल नहीं रहा है, तो आपका जो प्राइस होगा या वैल्यू होगी इस प्लॉट की कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगी। ओके, in case of built up property, the condition of the structure, amount required to be spent on repairs, insurance and maintenance, future life of building, vacant or tenant occupied, and all such pertinent factors affect the value of property. ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसमें जो एमिनिटीज हैं, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, वो कुछ इस रिगार्डिंग आ रहा है कि आपका वो ओवरऑल वैल्यू को उसके अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप 2 करोड़ के फ्लैट में हैं तो जाहिर सी बात है उसका मेंटेनेंस भी महीने का अच्छा खासा आएगा मंथली, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। उसके बाद आता है ऑब्सोलेसेंस, जैसा कि मैंने ब्रीफ में आपको इससे पहले वाले या इसी लेक्चर में बताया है। सो बेसिकली ये है कि डिप्रिसिएशन होता है, धीरे धीरे बिल्डिंग का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो लॉस होगी एज द टाइम पास्ड, या टाइम डिपेंडेंट फीचर है ये, जैसे जैसे यूटिलिटी बिल्डिंग की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी कॉस्ट में कमी आती जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऑब्सोलेसेंस है ये कहाँ कहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को अफेक्ट करता है, रीजन जो होंगे ऑब्सोलेंस के, प्रोग्रेस इन आर्ट, मान लीजिए आपके जो स्ट्रक्चर था उसमें जो भी डिजाइन बनी हुई है या वो है वो आउटडेटेड हो गई, नई डिजाइन आ गई तो भी आपका ऑब्सोलेसेंस हो रहा है। चेंज इन फैशन, मान लीजिए ट्रेंड में कोई चीज चल रही है, फॉल सीलिंग या कुछ इस तरीके की है, जो कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है आपका वो आउटडेटेड हो गया, नई फैशन आ गया तो या नया ट्रेंड आ गया तो उसके बेसिस पे भी आपकी कहीं ना कहीं वो ऑब्सोलेसेंस आएगा। चेंज इन प्लानिंग आइडिया, पहले जो प्लान बनते थे वो बनते थे ऐसे इस रिगार्डिंग के लाइन में बन गए, लेकिन आजकल नए नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या लेटेस्ट ट्रेंड आ गए हैं, लाइक रो हाउसेस का फिनोमेना आ गया, या फिर गेटेड कॉलोनी हो गई, ओवरऑल सब चीज उस गेटेड कॉलोनी के अंदर ही आपको अवेलेबल होगी, तो इस चीज पे भी आपका जो आपका आउटडेटेड चीज है उसका रेट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। न्यू ट्रेंड्स इन मार्केट, वो चाहे फैशन से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो या फिर प्लानिंग आइडिया से रिलेटेड हो, तो नए ट्रेंड भी मार्केट में आ रहे हैं जिससे कि आपका जो पुराने टाइम की जो बिल्डिंग डिजाइन की हुई है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है वैल्यू के रिगार्डिंग। न्यू इन्वेंशंस, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कई सारे नए आ गए जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपका जो प्रीवियस कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रही है। इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन, डिज़ाइन पहले जितनी, अगर आप काफ़ी पहले की बात करें सारी बिल्डिंग डिज़ाइन होती थी WSM पे, अब होती है LSM पे, या फिर तो उस बेसिस पे भी आपका डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी वैल्यू जो प्रीवियस डिजाइंड आपकी बिल्डिंग है कम हो रही है। इनएडिक्वेट स्पेस, मान लीजिए आपके पास स्पेस नहीं है, पहले होता था कि वॉल्स जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा विड्थ की होती थी, अब क्या आ रहा है वॉल को सिर्फ आप पार्टीशन के जगह पे यूज़ करते हैं, पार्टीशन के यूज़ में लाते हैं। पहले क्या होता था बिल्डिंग का सारा लोड आपकी वॉल्स पे रहता था, बट अब क्या है बीम कॉलम स्लैब, स्लैब जो रहती है वो बीम्स पे रहती है, बीम जो रहते हैं वो कॉलेज से कनेक्टेड रहते हैं, और फाउंडेशन के भी डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं जिससे आपका जो ओवरऑल लोड रहता है वो वॉल पे नहीं रहता है, वॉल आप खाली उसको पार्टीशन वॉल के तौर पे यूज कर सकते हैं। पहले क्या था आपका जो, मान लीजिए आपका सारा स्ट्रक्चर का लोड जो स्लैब का है वॉल पे आ रहा है, तो उस वॉल को आप शिफ्ट नहीं कर सकते थे, बट अब क्या है, अब आप पर्टिकुलर वॉल को शिफ्ट कर सकते हो अपने रिगार्डिंग स्पेस, पर्टिकुलर एक स्पेस का आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। इसलिए
आपका जो आउटडेटेड पुराना स्ट्रक्चर था उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं डिफर करेगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्सोलेसेंस के कई सारे रीजन। इसके अलावा हमने जो भी वैल्यू आपकी जो प्रॉपर्टी की है वो कैसे अफेक्ट हो रही है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स इस लेक्चर में हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, वी विल स्टडी अबाउट द वैल्यूअर। इट मीन्स कि वैल्यूअर जो होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है, वो किस बेसिस पे करता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्री होल्ड या लीज होल्ड प्रॉपर्टी कैसी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इस तरीके से हमारा ये मॉड्यूल ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। सो इन दिस लेक्चर, आई अकॉर्डिंग टू मी दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर, एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक in our next lecture. So thank you. That is enough for this lecture. Thank you all.